गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई क्लियरली ऑडिबल बेटा? प्लीज कंफर्म। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एक छोटा सा पॉइंट जिस पे बात भी हुई थी, एंड दैट वाज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, इसको लेकर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर भी बताया था कि यदि हम मीथेन गैस को एक सिलेंडर के अंदर लेते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो एक मॉलिक्यूल के अंदर के अट्रैक्टिव फोर्स की बात होती है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसे हम प्राइमरी फोर्स में काउंट करते हैं। बट अब बात हो रही है कि एक CH4 यूनिट का दूसरी CH4 यूनिट के साथ में कौन सा अट्रैक्शन है। तो इसे हमने डिफाइन किया था कि ये वैंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्टेड होते हैं। अब वैंडरवॉल फोर्सेस को लेकर मैंने आपको दो चीजें पहले ही बता दी है। एक तो वैंडरवॉल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नंबर टू ये सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यदि मोलर मास सेम हो तो। और इसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए थे। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स अभी हम कवर अप करेंगे कि वैंडरवॉल फोर्सेस को भी अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस। So let us mention the types of van der Waal attraction. हमने ये भी कहा था कि जो वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ये सेकेंडरी फोर्सेस में काउंट होते हैं। सो टाइप्स ऑफ वैंडरवॉल अट्रैक्शन या वैंडरवॉल फोर्सेस। द टाइप्स ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस विल इंक्लूड डिफरेंट कैटेगरीज, जो इनिशियली आप इनके टाइप्स में मैं हेडिंग दूंगा। सबसे पहले आप उन पर फोकस्ड रहिए कि टर्म क्या है। ऑटोमेटिकली उन टर्म से हमें उसका मीनिंग समझ में आएगा। तो जैसे कि यहां पर आई एम मेंशनिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स। वैंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस में सबसे पहला टाइप कहलाता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। नंबर 2 हो जाएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आपको इसमें डिफाइन भी करना है, जगह रखिएगा, या फिर आप वेट करिए। पहले मैं 5 टाइप होते हैं, पांचों हेडिंग दूंगा, फिर वन बाय वन समझाऊंगा टर्म्स को। तीसरा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। एक फोर्थ होता है इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। और एक लास्ट है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इनमें से कुछ अट्रैक्टिव फोर्स को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वो टर्म भी हम मेंशन करके रखेंगे। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज कीसॉम फोर्सेस, and dipole induced dipole attraction is also known as Debye forces. They are also known as Debye forces. And the last instantaneous dipole induced dipole attraction is also known as London dispersion forces. सभी चीजें क्या हैं आइए समझते हैं।
बेटा जो सेकेंडरी फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, सेकेंडरी फोर्सेस वर्ड का मतलब है कि जिनके बनने या टूटने से पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होते हैं या टूटते हैं, उनकी वजह से केवल फिजिकल चेंजेस जहां होते हैं वो सेकेंडरी फोर्सेस में काउंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप वाटर को बॉईल करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो स्टीम के फॉर्मेशन में सेकेंडरी फोर्सेस ओवरकम हुए। जो लिक्विड में थे मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस, सेकेंडरी फोर्सेस, वो ओवरकम हुए। या किसी और अपोजिट चेंज की भी हम बात कर लें कि सपोज HCl गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं आसानी से। तो जब ये लिक्विड बनेगा तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी वैंडरवॉल फोर्सेस डेवलप होंगे। तो सेकेंडरी फोर्सेस का मतलब है कि जिनके बनने और टूटने से केमिकल चेंजेस नहीं आते, सिर्फ फिजिकल चेंज आता है। मान लीजिए कि आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करवा देंगे तो तब तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस लिबरेट कर देता है इलेक्ट्रोड्स पे। तो यहां पर प्राइमरी फोर्सेस ओवरकम हुए, जो O और H के बीच के बॉन्ड थे वो टूट गए, जिसकी वजह से यहां हम बोलेंगे कि केमिकल चेंज हुआ। तो कोवेलेंट बॉन्ड या जो भी केमिकल इंटरेक्शंस आप जिनमें केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, उन फोर्सेस को आप प्राइमरी फोर्सेस में काउंट करते हैं, जबकि वैंडरवॉल फोर्सेस सेकेंडरी होते हैं। अब लास्ट लेक्चर में यह बात तो हो चुकी थी कि वैंडरवॉल फोर्सेस सभी टाइप्स के जो भी होंगे, जो भी हम डिवीजन पढ़ेंगे, उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मोलर मास के, या फिर मोलर मास से हो तो सरफेस एरिया मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा होगा वैंडरवॉल फोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। अब जो भी यहां लिस्टेड टर्म्स हैं, इनका आप सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए, जिससे कि आपको वो टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच का वीक अट्रैक्शन वैंडरवॉल फोर्स है। अब वो दो पार्टिकल कैसे हैं, अकॉर्डिंगली ये 5 टाइप में क्लासिफाइड है। जो दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पूरे सैंपल के अंदर जो दो टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या है। तो देखिए यहां पर जब जब वर्ड आयन यूज हुआ है, जहां कहीं भी आयन का मतलब आयन ही हुआ, मतलब कैटायन या एनायन, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। तो आयन वर्ड ऑलरेडी हमें क्लियर है। जहां डाइपोल वर्ड यूज हुआ है, डाइपोल वर्ड का मतलब है जहां पर डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल में, नॉन जीरो वैल्यू, जिसे आपने कहा है पोलर मॉलिक्यूल। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं या जिनके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते, उन्हें हम यहां पर डाइपोल वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं हर जगह पर। फिर एक वर्ड दिख रहा है हमें, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल उसके लिए अप्लाई हुआ है कि जिसका अपना डाइपोल तो नहीं था और उसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, किसी और की वजह से टेम्पररीली डेवलप हो गया। तो जब इन्फ्लुएंस्ड पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल में, मतलब खुद वो नॉन पोलर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए यहां वर्ड इंड्यूस्ड डाइपोल यूज किया गया है। तो आइए अब इनका डिटेलिंग कर लें कि कौन कौन से पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को ये कहा जाता है। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन का मतलब होता है द अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, एंड अ पोलर मॉलिक्यूल, अ पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी है यानी डाइपोल मोमेंट है, उसका किसी आयन के साथ अट्रैक्शन आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम NaCl को पानी में डिसॉल्व कर लें तो वाटर में पोलैरिटी है, मतलब वो डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, वाटर इज अ डाइपोल, और NaCl वाटर में जाके Na+ और Cl- आयंस फर्निश कर रहा है। तो आयंस का पोलर मॉलिक्यूल के साथ का अट्रैक्शन आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। तो बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल, इसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सेकंड, काफी आसान, डाइपोल डाइपोल। अब दो मॉलिक्यूल, दोनों में यदि पोलर नेचर है
तो आप इसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहेंगे। ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब आप एक प्योर सैंपल ले लें HCl का सपोज, तो HCl में डाइपोल मोमेंट होता है, तो एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डेवलप करेगा। मान लीजिए कि हम HCl और HBr या HCl और HI को मिला देते हैं, तो ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर हो गया। जो दो सैंपल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स पोलर हैं दोनों के, तब भी इसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहा जाएगा। तो मेंशन क्या करेंगे, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या किसॉम फोर्सेस कहा जाता है। तीसरा टाइप मैं मीनिंग बता चुका हूं, और आप सिर्फ ये 5 हेडिंग याद कर लेंगे तो आपको पूरा मैटर याद रहेगा कि क्या है ये। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब जो भी अट्रैक्शन है वो किनके बीच में होगा, बिटवीन एन आयन, अगेन आयन कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब एक आयन ने किसी नॉन पोलर में डाइपोल इंड्यूस करवाया, उसका अपना डाइपोल मोमेंट नहीं था। सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ये कहां होगा, बिटवीन पोलर एंड अ नॉन पोलर molecule, between a polar and a non-polar molecule। एग्जाम्पल्स जरूर ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व किया, कम मात्रा में डिसॉल्व होगा, पर जितना भी होगा उसमें आयंस होंगे, लेकिन बेंजीन जीरो डाइपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की कैटेगरी में हम रखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल इन ईच कैटेगरी, तो मैं रिपीट कर दूंगा उसे भी एक बार, डोंट वरी। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यदि आपने HCl को बेंजीन में डिसॉल्व किया तो HCl मतलब डाइपोल, बेंजीन मतलब नॉन पोलर, इसलिए उसमें डाइपोल इंड्यूस होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ HCl। तो ये हो गए 4 टाइप। लास्ट वाला, अब बेटा क्या कॉम्बिनेशन बचा है आप खुद ही सोचिए। यदि दोनों मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में अट्रैक्शन है वो पोलर नहीं है, तो वर्ड है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जिसने इंस्टेंटली डाइपोल क्रिएट किया और दूसरे में भी डाइपोल इंड्यूस कर दिया। कहने का मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, between two non-polar molecules। एयर में जो गैसेस हैं दे आर नॉन पोलर, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मेजरली तो यही है। तो यदि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को हम देखें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये एक दूसरे के साथ इसी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कहा जाता है, इनके थ्रू एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होंगे ये। राइट, कुड यू अंडरस्टैंड? जरा चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जो बातें मैंने बताई है। इज एवरीथिंग ओके फॉर यू? यस, लेट मी नो। ये टॉपिक आसान है, समझ में आया यहां तक? ओके, मैं सारे एग्जाम्पल एक बार फिर बताऊंगा और एक बार शॉर्ट में फिर रिपीट करूंगा, ठीक है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन, वैंडरवाल फोर्सेस को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन मतलब एक आयन का पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन। डाइपोल वर्ड यहां पर पोलर मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है।
इसके बाद आयन डाइपोल का यदि हम एग्जांपल लें, तो सपोज आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, तो यहां पर आयन और पोलर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होंगे। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl का मॉलिक्यूल पोलर है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने केवल एक एक एग्जाम्पल बताया जिससे अभी ज्यादा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको। बेटा दे आर जस्ट नेम फ्रॉम द साइंटिस्ट्स हु हैड गिवन द एक्सप्लेनेशन अबाउट देम। देवेश, कीसॉम, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, डिबाई फोर्सेस, ये सब साइंटिस्ट के नाम से लिए गए हैं नाम। कॉन्सेप्ट को सीखने पर ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। सेकंड सुनिए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग की थ्योरी है। दिस इज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रही है क्या? तो बेटा मैं हेडिंग दूंगा ना, जिस हेडिंग के अंडर ये सब चल रहा है उसे रिकॉल करो। हमने दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अभी मेन हेडिंग समझ लीजिए, वही चल रहा है। हां, उसको रिलेट हम कर सकते हैं क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या कोई भी थ्योरी कोवेलेंट बॉन्डिंग की थ्योरी है। अब हम एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ अट्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा टाइप आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, जब एक आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा, जैसे कि NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व करिए, तो Na+ या Cl- आयन नॉन पोलर बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करेगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब एक पोलर है लेकिन दूसरा नॉन पोलर है। तो आप इसमें ले सकते हैं HCl डिसॉल्व्ड इन बेंजीन या HCl डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। HCl डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड फोर्थ वाले का एग्जांपल हो गया, डिबाई फोर्सेस। लास्ट वाले में कोई भी एक प्योर सब्सटेंस ले लो, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इनके मिक्सचर्स ले लीजिए। एयर का यहां पर एग्जांपल दे सकते हो आप कि एयर के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो सब नॉन पोलर हैं। तो जो भी दो नॉन पोलर हैं, चाहे वो प्योर सब्सटेंस है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं या अलग अलग टाइप के हैं, बेटा ये जो भी 5 टाइप हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस वैन डर वाल के बताए हैं, इनका मैग्नीट्यूड यदि मोलर मास सेम हो तो ये इस डायरेक्शन में इनका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग अट्रैक्शन। यदि मोलर मास सेम रहा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इन पांचों टाइप में इसी ऑर्डर में डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के साथ होते हैं। बेटा ये तो एक छोटा सा पार्ट था अपना पिछले लेक्चर के कनेक्शन में। अब मैं आ रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो मेनली समझ लीजिए कि आज के लेक्चर का मेन टॉपिक ही है, एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो प्लीज गिव द हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे सिंपली H बॉन्डिंग भी लिख दिया जाता है, दैट इज द सेम थिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और H बॉन्डिंग। बेटा वंस अगेन मेन हेडिंग वही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन अभी हमने देखा, दिस वन, इसका एक स्पेशल केस कह लीजिए कि जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डाइपोल डाइपोल वाली कंडीशन वाला ही होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड यदि हायर साइड में चला जाए, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं पार्टिकल्स, तो यह स्थिति कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर अब सवाल यह है कि ऐसा होगा कब कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड
थोड़ा और हायर साइड में चला जाए, दो मॉलिक्यूल्स पोलर हैं और उनका आपस का अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड में हो, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन है जिसको हम डिफाइन भी कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, उसी से क्लियर हो जाएगी। द अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स इज present between H delta positive and F delta negative और O delta negative और N delta negative। बेटा इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो, जब भी हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो, तब यदि वो FON, ये याद रखना है, यदि वो पार्शियली नेगेटिव FON फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अट्रैक्ट होता है, तो इस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, परंतु इसका मैग्नीट्यूड हायर होता है। हायर मतलब जो हमने वैंडरवॉल फोर्सेस पढ़े हैं उनसे स्लाइटली हायर साइड में होता है ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये भी एक सेकेंडरी फोर्स है। मैं वर्ड आपको क्लियरली पहले बता चुका हूं। मीनिंग ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस, द अट्रैक्शन दैट रिजल्ट्स इनटू फिजिकल चेंजेस। यदि वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होते हैं या टूटते हैं तो केवल फिजिकली चेंजेस आएंगे सब्सटेंस में, उसका केमिकल नेचर नहीं बदलने वाला है। आइए अब पहले तो ये समझें कि ये कंडीशन का मीनिंग क्या है। ये तीन मेंबर्स के साथ में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा क्यों होता है? तो बेटा ये जो तीनों मेंबर्स हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी कुछ खास बातें, जैसे कि दे हैव अ स्मॉल एटॉमिक साइज, small atomic size, they are more electronegative and they possess lone pair of electrons। ये कंडीशन है जिसकी वजह से ये तीन मेंबर्स पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जहां भी हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए हम HF मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहां फ्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ फ्लोरीन जो भी नेबरिंग मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है उससे अट्रैक्टेड होगा और हाइड्रोजन नेबरिंग मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ ऐसे अट्रैक्टेड होगा। तो कुछ एक यहां पर मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट करता हूं और जिससे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को अब इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये जो यहां पर बेटा सॉलिड लाइंस दिखाई दे रही है, दे आर एक्चुअली द कोवेलेंट बॉन्ड्स। सॉलिड लाइंस कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है और जो डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। बेटा HF रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। यदि मैं इस HF को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दूं, सुनिए ध्यान से, तो क्वेश्चन का आंसर देना अभी तक की बातों पर बेस्ड पूछ रहा हूं मैं आपसे कि यदि HF लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर और हम इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो बताइए कौन से बॉन्ड्स टूटेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे या दोनों टूटेंगे? बताइए जी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि बेटा यदि कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो HF HF ही नहीं रहेगा, द केमिकल नेचर विल चेंज। तो ये प्राइमरी फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत वीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड यदि मैं प्राइमरी फोर्स से कंपेयर करूं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये वीक होते हैं। लेकिन सेकेंडरी फोर्सेस में
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के टाइप के हिसाब से ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। गॉट इट? तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां होगी। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जांपल्स ऑफ एच बॉन्डिंग। कौन कौन से एग्जांपल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? तो बेटा इसमें वाटर, HF, अमोनिया, एल्कोहल्स, ROH जनरल फॉर्मूला देते हैं ना एल्कोहल्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे ऐसे केस मिल जाएंगे जहां पर पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है जो पार्शियली नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। आई एम राइटिंग एक्सेट्रा बिकॉज वी हैव अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ सच मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। बताइए जी, यहां तक की बात समझ में आई है? वाटर, HF, अमोनिया, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब जरा इसके फर्दर कनेक्शन पे सोचिएगा कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर पार्टिकल फोर्स है तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इंटर पार्टिकल फोर्स पे डिपेंडेंट होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स पर डिपेंडेंट क्या क्या होता है सब्सटेंसेस का? फिजिकल स्टेट, कोई सब्सटेंस वीक इंटर पार्टिकल फोर्स वाला है तो वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किसी में थोड़े स्ट्रांग होंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे तो वो सॉलिड होगा। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस फिजिकल स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, सब्सटेंसेस के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे। फिजिकल स्टेट का छोटा सा एग्जांपल सुनते जाइए, अब ये चीजें सिर्फ सुननी है, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये सब चीजें ट्रांसफर करूंगा और फिर अगेन आप उनके आंसर सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो अपने आप आपके सामने फैक्ट्स फिर से आ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो सुनिए, मैंने कहा फिजिकल स्टेट पे इंटर पार्टिकल फोर्सेस का असर होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन H2S गैस है। क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वहां पर FON में से कोई एलिमेंट नहीं है जिसके कारण हाइड्रोजन भी ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव हो सके और कोई पार्शियल नेगेटिव इनमें से एटम हो, यह स्थिति नहीं है। तो H2S इसीलिए रूम टेम्परेचर पे गैस है। अब जरा यहां सोचना, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो केवल मोलर मास पे यदि डिपेंडेंट होते अट्रैक्टिव फोर्स तो H2S का मोलर मास ज्यादा होता ना बेटा, और उस वजह से उसके इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होते। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक और टाइप का स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स वहां पर डेवलप हो गया बिटवीन दीज स्पीशीज, जिसके कारण H2S गैस रह गया, जबकि H2O में यह फोर्स डेवलप होने के कारण वह लिक्विड है। सो इन नंबर ऑफ केसेस यू विल फाइंड द डिफरेंस इन फिजिकल स्टेट्स, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। वाटर को ही लेकर मैं कहूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहां मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होंगे। कैसे होंगे अभी हम और फर्दर कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, राइट? तो मैं आपको यहां पर यह भी मेंशन करके अब बता रहा हूं कि द प्रॉपर्टीज affected by H bonding, क्या क्या आती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट होंगी। तो अभी अभी एक बात समझाई मैंने आपको, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी,
व्हाट इज वोलेटिलिटी? लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। बेटा जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अल्कोहल, मीथेनॉल या इथेनॉल ले लेते हैं, स्टार्टिंग के जो अल्कोहल होते हैं, तो इथेनॉल और वाटर, यदि आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में हो रही है, पर वाटर में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। आई एम कमिंग टू द एक्सटेंट वर्ड ऑल्सो, आई विल एलैबोरेट द थिंग्स। तो एक्सटेंट वाटर में ज्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अल्कोहल की तुलना में। तो वोलेटाइल नेचर उसका ज्यादा होगा जिसके इंटर पार्टिकल फोर्स वीक हो। तो इथेनॉल भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वाटर भी लिक्विड है, और दोनों के लिक्विड होने का कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अच्छे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होंगे। पर अल्कोहल जल्दी उड़ता है बेटा यदि आप हाथ पे ले ले तो, लेकिन पानी कम उड़ेगा, मतलब वोलेटाइल नेचर। तो जो वोलेटिलिटी होती है लिक्विड की वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, जहां इंटर पार्टिकल फोर्सेस कम होंगे वहां वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है जो आप गैसियस स्टेट में पढ़ चुके होंगे, या फिर आगे और लिक्विड सॉल्यूशंस वगैरह में भी आप इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर होता है कि जब एक लिक्विड और उसकी गैस, उसी की वेपर्स इक्विलिब्रियम में हो, मतलब एक क्लोज्ड कंटेनर में यदि लिक्विड रखा है और उसकी वेपर्स साथ में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेती है, तो जो वेपर्स प्रेशर क्रिएट करती है लिक्विड की सरफेस पे, उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना एक फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा कि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है, जिसका नेचर ज्यादा वोलेटाइल है, उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा होती है, उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट टू दैट, कई जगह पर सॉल्युबिलिटी का कारण भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। The substances are found to be soluble in water since they can form hydrogen bond with water. Alcohols, ethers, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की वैसे तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं जो पानी में पूरी तरह से अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कोहल्स में मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है। द रीजन बीइंग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। प्योर अल्कोहल में भी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्योर वाटर में भी हो रही है, और मिक्सचर में भी हो रही है, क्योंकि अल्कोहल के पास भी पार्शियली पॉजिटिव H है, पार्शियली नेगेटिव O है, एंड सेम विथ वाटर। तो इसलिए सॉल्युबिलिटीज पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंफ्लुएंस देखा जा सकता है। इन सब के अलावा फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट होती ही है, रिलेट होती ही है। देयर आर सम ऑफ द स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ खास बात लिए हुए होते हैं। तो उन एग्जांपल्स को आप ध्यान से सुनिए। डीएनए, नाम लेते ही कोई इमेज आई आपके माइंड में? अप टू क्लास 10th आपने डीएनए के बारे में सुना ही है। क्या आपके माइंड में क्लिक हुआ? हां, सिर्फ फुल फॉर्म ही क्लिक हुआ या उससे ज्यादा भी बेटा? डबल हेलिक्स, वेरी नाइस, स्पाइरल स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो डीएनए होता है, क्या आपके माइंड में डीएनए का नाम आते ही ऐसा स्ट्रक्चर याद नहीं आता आपको, ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? तो अब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल तो इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की नहीं बता रहा हूं, वो आप बायोमोलिक्यूल्स करके आपका एक चैप्टर आएगा आगे 12th क्लास में, वहां पर स्टडी करेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका एक स्ट्रैंड निकाल लेना, हम इसको सीधा कर दें तो ये एक पॉलीमर यूनिट है पूरी। तो यहां पर आप दो पॉलीमर यूनिट्स को देख सकते हैं कि देयर आर टू पॉलीमेरिक यूनिट्स जो इस तरह का कॉइल, इस तरह का हेलिक्स फॉर्म करती है, डबल हेलिक्स। तो जब ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है ऐसे पॉलीमर्स का, तो इनको आपस में बाउंडेड रखने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है बेटा। सो इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को, इनको बोला जाता है डीएनए स्ट्रैंड्स,
तो डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में होल्ड करके रखना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना, ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चरल डिटेल्स अंदर आप आगे पढ़ेंगे ही कि इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है और उसकी पेयरिंग होती है यहां पर। तो जो बेसेस की पेयरिंग होती है, एक पर्टिकुलर बेस सामने वाले स्ट्रैंड के एक पर्टिकुलर बेस के साथ पेयर अप होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। इसके अलावा कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस को रिलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाली बात हो गई, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है यहां पर, यह हम बोलना चाहते हैं, राइट। और ध्यान से सुनिए बेटा, डू यू नो आइस और वाटर में डेंसिटी किसकी कम किसकी ज्यादा है? आइस और वाटर में, हाँ जी, वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है। अरे बेटा, पानी और बर्फ को साथ में रखें तो फ्लोट क्या करता है? आइस फ्लोट करता है, आइस सिंक हो जाता है, वाटर ऊपर रहता है, क्या होता है? आइस फ्लोट करता है ना पानी के ऊपर। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? पानी की ज्यादा हुई और आइस की कम हुई है। तो अब यहां पर भी कुछ खास बात है बेटा, देखिए, एक्चुअली आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्ड का मतलब है कि इसमें H2O यूनिट्स एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में भी होगी, वाटर में भी होगी। पर वाटर के कंपैरिजन में जब आइस है मतलब सॉलिड है, तो इट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, जिसकी वजह से ये एक हॉलो स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि यदि एक सब्सटेंस लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज में कंपेयर करें तो ज्यादा डेंस होती है सॉलिड फेज, क्योंकि अपना फॉर्मूला है ना डेंसिटी के लिए, जैसे मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी। जनरली क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन में वॉल्यूम घटता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोज। तो जनरली सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी ज्यादा मिलती है। पर यहां आप देख सकते हैं कि वी हैव द अपोजिट सिचुएशन। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। बेटा इसकी वजह है अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैं जल्दी ही आपको रिलेट करके बताऊंगा कि ये पॉइंट्स कैसे रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसके लिए एक पिक्चर इमेजिन करना होगा। तो जब एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनता है आइस का, जब हम सॉलिड स्ट्रक्चर अभी से देखेंगे समझेंगे, तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है। जो वॉइड्स क्रिएट होती है उनकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में वो अरेंज हुए हैं। और यह डिस्टेंस उनका वॉल्यूम बढ़ाती है, डेंसिटी कम कर देती है। सो दीज आर द पॉइंट्स जहां पर मेनली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। फिजिकल स्टेट्स में कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। अब आइए थोड़ा सा और इस बात को इलैबोरेट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेंगे तो क्या ये सभी केसेस में इक्वली स्ट्रांग होंगे? आंसर है नहीं। तो ऑर्डर क्या होता है चेक करिए, इट्स वेरी सिंपल। पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन यदि फ्लोरीन के साथ अट्रैक्टेड है तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी। ऑर्डर फिर से FON वाला ही है। ऑक्सीजन वाले केस में थोड़ा कम, नाइट्रोजन वाले केस में पिछले दोनों के कंपैरिजन में और भी कम। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों में
सबसे स्मॉल फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसको स्ट्रेंथ को गवर्न करता है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. FON ऑर्डर ही है. नेक्स्ट, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इसे बहुत अच्छे से समझना. व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू से. एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट क्या होती है? एक्सटेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कोई कितने बनाएगा. जी हां, हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर एलिमेंट्स के साथ में फिक्स्ड है. हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन भी एक एक ही एटम से जुड़ते हैं हाइड्रोजन से, लेकिन ऑक्सीजन 2 एटम से जुड़ता है. तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा. इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हियर आई राइट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर H it is 1, for F it is 1, for O it is 2, and for N again it is 1. In fact, यहां पर केवल ऑक्सीजन वाली बात हमें याद रखनी है. बेटा इट इज लाइक वैलेंसी. इसका कोई क्लैरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि इसने 2 क्यों बना लिए, उसने 1 क्यों बनाया. बिल्कुल आपके मन में बिल्कुल तुरंत ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं हर बात का आंसर अपने टॉपिक में दे देता हूं. पेशेंस से आप सुनते जाएं. राइट? तो इसके लिए इट इज लाइक वैलेंसी. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फिक्स्ड वैलेंसीज है कि यदि FON हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन से ही बनेगा बेटा, तो FON जब किसी पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तो एक F के साथ एक H जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, N के साथ भी एक ही ज्वाइन करेगा, लेकिन O के साथ 2 हाइड्रोजन ज्वाइन करेंगे. हाइड्रोजन इटसेल्फ यदि देखा जाए तो ये किसी भी एटम से एक एटम ही ज्वाइन करेगा. मतलब हाइड्रोजन का एक एटम फ्लोरीन के साथ, या तो एक फ्लोरीन के साथ, या एक ऑक्सीजन, या एक नाइट्रोजन के साथ. इस बात को मैं थोड़ा सा यूज करके बताता हूं, आपको अप्लाई करके बताता हूं. आप खुद सोचिए, एक HF मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? दैट इज माय क्वेश्चन. अब इसका रिप्लाई दो चैट बॉक्स में लिख के. एक HF मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? करेक्ट आंसर है 2. एक H भी तो बनाएगा और एक F बनाएगा. F H के साथ और H F के साथ जुड़ा होगा. एक मॉलिक्यूल HF का, ये सोचना था आपको. क्वेश्चन आगे और है, सोच के बताओ. एक अमोनिया मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम. मैक्सिमम कैपेसिटी. करेक्ट आंसर है 4. हाउ कम्स 4? 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, सब एक एक बॉन्ड बनाएंगे. करेक्ट है? चलिए आंसर दीजिएगा. वाटर में कितने बनेंगे मैक्सिमम? वाटर मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? करेक्ट आंसर है 4. दोनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा. यही बात हम बोल रहे हैं रिपीटेडली. चलिए, इथेनॉल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड. इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल, इथेनॉल C2H5OH होता है. इथेनॉल C2H5OH कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? बेटा ये 5 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हैं, विच विल नॉट टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिर्फ हाइड्रोजन नहीं देखना है, कंडीशन है. जरा देखो क्या थी कंडीशन. वी नीड हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव एंड वी ऑल्सो नीड एनी ऑफ द 3. अब हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के लिए इट मस्ट बी कोवेलेंट बॉन्डेड विथ एनी ऑफ द 3 एलिमेंट्स. इतना चार्ज इस पे तभी डेवलप होगा जब ये खुद भी कोवेलेंट बॉन्ड से FON में से ही किसी के साथ जुड़ा हो. तो यहां तो कार्बन के साथ जुड़े हैं ना बेटा ये हाइड्रोजन, so they will not take part in hydrogen bonding. The molecule is CH3 CH2 OH, and here oxygen will form 2
and hydrogen will form 1, total आया 3. Is it clear or not? Yes, easy going है बेटा. तो आप उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम कितने बन सकते हैं यदि ये बताते हैं तो उसको बोल रहे हैं हम वर्ड एक्सटेंट. याद रखना दोनों में फर्क है. स्ट्रेंथ मतलब जो एसोसिएशन है वो कितना स्ट्रांग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और एक्सटेंट मतलब कितने ज्यादा एसोसिएट होंगे यूनिट्स. तो यहां नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक दूसरे को जोड़ सकते हैं वो एक्सटेंट कहलाती है, और यहां अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड की उन यूनिट्स के बीच में कितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा. अब वाटर के केस में क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि इट इज नॉट ओनली लिक्विड बट ऑल्सो इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो अच्छा खासा उसमें एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. एक्सटेंट पर मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है और स्ट्रेंथ भी अच्छी ही है, राइट. हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव वाला कोवेलेंट बॉन्डेड O के साथ है तो उधर बॉन्ड पोलैरिटी भी अच्छी होती है, राइट. ओके, तो आगे एक चीज और बची है, इसको भी लेते हैं बेटा. नाउ आई कंटिन्यू विथ वन मोर पॉइंट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए. टाइप्स ऑफ H bonding. Types of hydrogen bonding. Hydrogen bonding is classified into 2 categories. पहला टाइप होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा टाइप होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आइए समझते हैं ये टर्म्स क्या हैं. वैसे तो यदि आप इंटर और इंट्रा वर्ड से फैमिलियर हैं तो कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है. इंटरमॉलिक्यूलर H bonding among different molecules, और H bonding within the same molecule. Among different molecules वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कॉमन है. दिस इज मोर कॉमन. यस, नथिंग टू वरी. मैं एग्जांपल बताऊंगा बेटा इसके, तो आसानी से ये बात आपको समझ में आएगी. हियर आई ड्रॉ. बेटा ये बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन, ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड बता दिया हमने. अब इस बेंजीन रिंग पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. एक OH है और एक NO2 है. तो बेटा ये जो NO2 फंक्शनल ग्रुप है ये OH के अपोजिट में है, तो ये कंपाउंड नाइट्रोफिनॉल कहलाता है. और अपोजिट पोजीशन को मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पैरा पोजीशन बोलते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात आप सीख जाएंगे अच्छे से, कोई खास बात नहीं है. तो 2 फंक्शनल ग्रुप यदि 1 और 4 कार्बन पर है या कहीं अपोजिट पोजीशन पे बेंजीन में आते हैं तो उसको पैरा बोलते हैं पोजीशन को. तो पैरा वर्ड के लिए P यूज होता है. तो ये कंपाउंड है P नाइट्रोफिनॉल. अब बेटा जो P नाइट्रोफिनॉल है अपना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इतनी दूरी पर है एक दूसरे के कंपैरिजन में कि ये आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे नहीं, पर कोई जो दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जरूर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और यह स्ट्रक्चर ऐसे आगे कंटिन्यूड होता है. सो दिस इज द केस ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। अब मान लीजिए एक अगला एग्जांपल, मैं इसी का आइसोमेरिक फॉर्म ले रहा हूं, इसी का आइसोमर, जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप पास पास वाले कार्बन पर हो, उसे बोलते हैं ऑर्थो। और यहां पर बेंजीन की रिंग पर जब OH ग्रुप आता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं, और NO2 ग्रुप आने के कारण उसे नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के पास पास होने के कारण बेटा यहां जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर के ही एटम्स अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर लेते हैं। मैं इसको प्रॉपरली थोड़ा कर देता हूं, एंड डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड ऊपर दिखा दिया मैंने, ये सेंटेंस पूरा दिख नहीं रहा था प्रॉपरली इसलिए। एंड इट डजंट मैटर, आप उस ऑक्सीजन को ऊपर की तरफ भी दिखा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है। यस, चेक करिए, पहले ये बताओ इंटर और इंट्रा, वर्ड क्लियर है ना? इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये सिचुएशन कम होती है क्योंकि इसके लिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खुद बहुत बड़ा होगा, और ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पे कोई ऐसे ग्रुप्स आएंगे कि जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिचुएशन हो। राइट? तीन खास बातें अभी आपके सामने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर, स्ट्रेंथ, एक्सटेंट और टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ, एक्सटेंट और टाइप। ज्यादातर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस ही होते हैं बेटा, कॉमन इसीलिए मैंने लिखा। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितने भी केस अभी हमने लिखे थे ना बेटा इसके पहले, ये सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे से एसोसिएटेड होगा। बेटा अब मैं आपको एप्लीकेशन के ही एक और नेक्स्ट पार्ट में लेकर चलता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात मैंने बताई आपको, फिजिकल स्टेट की बात हो, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, सॉल्युबिलिटीज की बात हो, तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स आए थे। DNA वाली बात मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। आइस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा और फर्दर इलेबोरेट कर रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए, समझिए। यहां मैंने लिखा है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं, ice is a crystalline solid। ये वर्ड सीखा सुना है आपने बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जहां पर ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट में पार्टिकल्स होते हैं। जब कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। सारे मेटल, सारे आयनिक कंपाउंड्स जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं सब क्रिस्टलाइन होते हैं। एमॉर्फस एक स्यूडो सॉलिड कैटेगरी होती है जिसके आपको कम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, पर जो क्रिस्टलाइन नहीं है इसका अपोजिट वर्ड होता है एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन। तो जो एमॉर्फस होते हैं उसका मतलब है कि वह सब्सटेंस सॉलिड तो है पर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अभी हमने क्या लिखा? अभी तो आइस की बात हो रही है कि आइस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आइस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? आइस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? H2O यूनिट्स, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं बोलना, H2O यूनिट्स है ना उसके कंस्टिट्यूएंट्स तो, राइट? क्योंकि हम एज अ होल एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएशन की बात करते हैं, राइट? तो प्लीज देखिएगा, आइस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड
each oxygen is bonded with two hydrogen covalent and two hydrogen H bonded. Two hydrogen H bonded. Each oxygen is bonded with two hydrogen covalent bond से जुड़ेंगे, two hydrogen हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे. These four H are tetrahedrally arranged in the lattice. लैटिस मतलब वो जो नेटवर्क बनता है, क्रिस्टल लैटिस या लैटिस वर्ड यूज कर सकते हैं हम. जब ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनेगा, चेक करना बेटा कुछ इस टाइप से. ये एक ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू. ये दो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है. ऐसा ही सिस्टम आगे कंटिन्यूड है. फिर से सॉलिड लाइन सारी यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है. डॉटेड लाइन सभी हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है. सो दिस इज द सिचुएशन. और बेटा इसमें जो बीच में एम्प्टी स्पेसेस आप देख पा रहे हैं, यही तो वो वॉइड्स है जिनके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है कंपेयर टू वाटर. तो एक सर्टेन मास ऑफ द सब्सटेंस यदि सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो यहां वॉल्यूम बढ़ जाता है. ये गैप्स बढ़ जाने के कारण, ये गैप्स एक तरह से हॉलो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है उसको. बढ़े हुए वॉल्यूम के कारण डेंसिटी कम हो जाती है आइस की. चेक कर लीजिए यहां कोई दिक्कत तो नहीं आइस को लेकर. जबकि नॉर्मली बेटा एक सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट में ज्यादा डेंस होता है. मैं आपको ये बात पहले ही बोल चुका हूं. यहां पर अपोजिट सिचुएशन है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस टाइप ऑफ वॉइड्स डेवलप्ड इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ आइस. ओके, जो आइस का स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं, इसे आप इस फिगर में भी ध्यान से देखिए. दिस ब्लू कलर्ड पिक्चर हियर, इसमें बेटा जो रेड स्फीयर्स देख पा रहे हैं हम, ये ऑक्सीजन की पोजीशन है. और उसके साथ जुड़े हुए आपको हर एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन दिखेंगे. जो कोवेलेंट बॉन्डेड हैं वो वाइट दिखाए गए हैं, और दो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो भी हाइड्रोजन है वो ग्रे डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं. सो जस्ट चेक दिस. इवन ये जो अरेंजमेंट होता है ये भी एक पूरे इस क्यूबिक सिस्टम के अंदर एक डिफाइंड अरेंजमेंट होता है. पूरा ये जो क्यूब बना है उस क्यूबिक सिस्टम में भी एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती है. इसीलिए तो हम इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटेगराइज करते हैं. एक बात और कहना चाहूंगा बेटा मैं, HF, एक मिनट इधर देखना बेटा. मैंने जब बिगिनिंग में HF लिखवाया है तो आपने ऐसा नोट किया है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. HF लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, तो लिक्विड फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, रैंडम होगी ना. लिक्विड फेज तो फ्लूइडिटी वाला होता है, यहां पर मॉलिक्यूल्स को फ्रीडम होती है मूवमेंट की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. तो HF को यदि ऐसा लिखा तो ये ठीक है. और यहां पर आप देख पा रहे होंगे HF को ऐसा जिगजैग चेन बनाकर शो किया है. ये सॉलिड HF का स्ट्रक्चर होता है. HF यदि सॉलिडिफाई करें तो ऐसा होगा, H2O यदि सॉलिडिफाई करें तो ऐसा होगा.
जस्ट चेक दिस। इसका क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेगा, इसलिए मैंने और क्लियरली बताया कि रिमेंबर दिस थिंग। और ये भी इनडायरेक्टली मिलेंगे आपको कि जैसे एक H2O यूनिट कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, आइस के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन कितने होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल, जो आपने लेक्चर में अभी सुना, बस इन्हीं में से क्वेश्चंस निकल जाएंगे बहुत सारे। ये दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है कि यदि आप वाटर और अमोनिया के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स देखें तो वो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जिस मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन यूज होता है वो डोनर कहलाता है, और जिसका पार्शियली नेगेटिव एटम यूज होता है FON में से, वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, दोनों तरह से इसमें हो सकती है अमोनिया और वाटर के बीच में। अमोनिया डोनर और वाटर एक्सेप्टर भी हो सकता है, एंड अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। फॉरगेट अबाउट दिस एग्जाम्पल, इसको अभी होल्ड पे रख दीजिए। ऑर्गेनिक में भी आप बहुत सारे सैंपल्स के बारे में सुनेंगे। हाँ, लेकिन यहां पर एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का दिखाया गया है जो डायमराइज हुआ है। डायमराइज होने का मतलब बेटा ये कंपाउंड है CH3COOH। इधर वाला भी एक मॉलिक्यूल है CH3COOH, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स की एक यूनिट बन गई। देख सकते हैं आप, ये ग्रीन डॉटेड लाइन है यहां पर, यानी क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट ऑल राइट? डोनर एक्सेप्टर वर्ड्स केवल आप एक बार सुन लीजिए, दैट इज ऑल्सो इनफ, नथिंग टू वरी। जिसने हाइड्रोजन यूज किया वो मॉलिक्यूल डोनर है, और जिसने FON में से कोई एटम यूज किया है वो एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। डोनर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन देने वाला डोनर है, और दूसरा एक्सेप्टर है, कोई खास बात नहीं है। ओके, सो लेट अस कम बैक टू सम अदर पॉइंट्स। ये क्लियर है सारा पिक्चर, आप देख लीजिए। HF का सॉलिड फॉर्म, जिगजैग चेन बनती है। जब आप मॉड्यूल में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इवन जिगजैग चेन वाले पैटर्न में भी दो अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर H बीच में रखना है, और जिगजैग पैटर्न जो बनेगा उसमें फ्लोरीन को कॉर्नर्स पे शो करना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन फ्लोरीन के आसपास ऐसे बेंट अरेंजमेंट में आएंगे। हाइड्रोजन के आसपास के दो फ्लोरीन तो ऐसा लीनियरली प्लेस्ड दिखेंगे आपको। अच्छा जी, मुझे एक चीज और यहां पर जो दिख रही है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं आपसे। ये 95 पिकोमीटर है F और H के बीच की डिस्टेंस, और ये 155 पिकोमीटर है। व्हाट इज दैट? सेकेंडरी फोर्स है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड प्राइमरी फोर्स है। तो प्राइमरी फोर्स से अट्रैक्टेड एटम्स तो क्लोज होंगे ना एक दूसरे के ज्यादा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ है, मतलब एटम्स के बीच की दूरी, वो 95 पिकोमीटर दिखाई गई है। डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको बस कोरिलेट करवा रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग प्राइमरी फोर्स, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंपेरेटिवली, कोवेलेंट से बात करें, कंपेयर करें तो ये वीक होता है, सेकेंडरी फोर्स होता है। इज इट फाइन? चेक करिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। क्या टॉपिक को आगे बढ़ाएं? और यहां तक आप सब कुछ लिख ही चुके हैं, आइस के क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आप पेपर पर बनाकर रखेंगे तो ये वाला इजियर होता है, ऐसा फॉर्मेट भी बना के रखा जा सकता है। ठीक है,
हाँ, आप वो वाला इमेज क्लिक कर सकते हैं जो अपने प्रेजेंटेशन में था, ठीक है ना, जस्ट फॉर अ रेफरेंस ये आप अपने साथ इमेज रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, मैं आपसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर अप कर रहे हैं। सो इन द सीक्वेंस एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, इससे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा। एफओएन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसे कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, लेकिन जो बाद में और स्टडीज हुई तो कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट्स का कहना था कि यदि अट्रैक्टिव फोर्स कुछ और केसेस में डेवलप होकर हाइड्रोजन के ही साथ वैसा फोर्स डेवलप हो रहा है तो उसे भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैटेगराइज करें। ऐसे कुछ स्टडीज ने प्रूव किया कि ये भी एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड का अट्रैक्शन है, तो व्हाई नॉट टू इंक्लूड दिस ऑल्सो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं आपको अब इसमें एक एडवाइस दे रहा हूं, ध्यान रखना, ये जो बाद में अदर एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया इसे नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो अभी तो उतना एप्लीकेशन आपके सामने नहीं आने वाला है कभी भी, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में सीखेंगे चीजों को, वहां रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आएंगे तो आपको इस बात की जरूरत पड़ सकती है। टीचर ने यूज ही कर लिया वर्ड कि ये नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, तो उस वक्त कहीं आपको नया वर्ड फील ना हो। आई एम रिपीटिंग, फिर से सुन लो मैंने क्या कहा। एफओएन के साथ पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है और वो पार्शियली नेगेटिव एफओएन के साथ अट्रैक्टेड है किसी भी एक के साथ, तो उसे हमने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। स्ट्रांग इन द सेंस किस रेफरेंस में बात हो रही है, अमंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अमंग द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ये स्ट्रांग होता है। इसकी हमने एक अलग कैटेगरी बना दी। अब लेकिन जो मॉडर्न थियरीज हैं और जो रिसर्च होती गई और स्टडीज आगे बढ़ी, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कुछ केसेस में अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स ऐसी ही सिचुएशन में देखा गया, पर वहां एफओएन में से एलिमेंट नहीं था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हुई है। अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैज बीन फाउंड टू एग्जिस्ट, मैं आपसे शेयर करता हूं, पर वहां पर उसको नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्म दी गई। मतलब जो चली आ रही टर्म है वो तो केवल एफओएन के लिए यूज होती है। तो बाय चांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी और टॉपिक में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो, तो जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एफओएन के साथ होती है। कुछ अदर एटम्स के साथ में भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपोर्टेड हैं जिनको नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस माना जाता है। इज इट फाइन? बात समझ में आई? छोटे छोटे पॉइंट्स अभी अंदर और मिलेंगे आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2O। बेटा ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, दिस इज अप्लाइड फॉर alcohols and this is also applied for ethers। दो अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स में यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लागू होता है, एप्लीकेबल है, CnH2n+2O। एग्जाम्पल के लिए C2H5OH एक अल्कोहल है, लेकिन CH3OCH3 एक ईथर है। ओके, अल्कोहल के स्ट्रक्चर में CH3CH2OH ये कंडीशन है, और ईथर के केस में CH3OCH3
ये वाली कंडीशन है। नाउ यू जस्ट सजेस्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर मेरा क्वेश्चन है, सोचकर समझकर आंसर दीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होगी, दोनों में नहीं होगी, या किसी एक में होगी? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, ईथर में नहीं होगी। यस, कुड यू अंडरस्टैंड? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले अल्कोहल्स और ईथर्स दोनों होते हैं, मतलब इन्हें बोला जाता है कि अल्कोहल्स और ईथर्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स. So being compounds of different category, they have different structures also, they have different type of functional groups, and in this case we have OH bond, while here we don't have hydrogen covalent bonded with FON, any of the three. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर्स में नहीं होती, याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर्स में नहीं होती, अल्कोहल्स में होती है। अभी मैं आगे एक और चीज बता रहा हूं, सुनिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनना। अलग अलग केस, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस और नो, इतना सा एग्री कर जाइए, या डिसएग्री हो तो बोलिए। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना बेटा? हाँ, एक मॉलिक्यूल दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सुनिए प्लीज प्लीज, प्योर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, प्योर अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो अल्कोहल और वाटर के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन प्योर ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन यदि ईथर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो ईथर और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। केस सारे समझ में आए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने पर यस बोलेंगे हम, और ना होने पर नो कहेंगे, है ना? तो फिर से सुन लो सारे कंक्लूजन। प्योर वाटर यस, प्योर इथेनॉल यस, इथेनॉल मिक्स्ड विथ वाटर यस, प्योर ईथर नो, प्योर वाटर यस, ईथर डिसॉल्व्ड इन वाटर यस। टेल मी, इज इट ऑल यस और नो? अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, समझ आया ना? ओके, दैट्स गुड। ये बातें आप नोट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, सारे केस लिख सकते हैं आप चाहें तो। प्योर अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, प्योर ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर्स डिसॉल्व्ड इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो प्लीज ऐड ऑल सच पॉइंट्स। बेटा प्योर ईथर में इसलिए नहीं क्योंकि वी डोंट हैव हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव। H पार्शियली पॉजिटिव तभी माना जाएगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड होना चाहिए डेल्टा पॉजिटिव का, जब वो FON में से किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो। तो इवन जो H हमें चाहिए पार्शियली पॉजिटिव, इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग F या O या फिर N में से किसी के साथ होनी चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन बनेगी। क्योंकि बेटा ये चीजें भी कॉन्सेप्चुअली आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिए। अभी कई स्टूडेंट्स की ये हालत होने वाली है कि जैसे ही मैं पूछूंगा कि बताओ बेंजीन लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे, और आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। नहीं, बेंजीन का लिक्विड होना, पहली चीज तो बेंजीन नॉन पोलर होता है, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही अपने मोलर मास और वेंडरवॉल फोर्स के कारण है। यहां तो CH बॉन्ड है ना, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये गलतियां करते हैं आप लोग, इसलिए मैं नोटिस करवा रहा हूं केयरफुली।
और भी ब्लंडर तो तब होता है बेटा जब स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिक्विड होने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। उस बेचारे कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो फॉर्मूला CCl4 है, जिसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है फॉर्मूला में। बेंजीन फिर भी चलो कहीं कंफ्यूजन हो गया। और अभी क्लास में लेक्चर में इतना क्लियरली बताने के बाद भी टेस्ट में मैं प्रूव करके बता दूंगा आपको कि कई स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को फिर भी गलत डील करके आएंगे, जबकि मैं क्लियरली सारे लेक्चर में एक एक बात बताते जा रहा हूं आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड है जस्ट बिकॉज इट हैज अ हाई मोलर मास। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में वैंडरवाल फोर्स ज्यादा होते हैं जब मोलर मास ज्यादा हो। तो CH3Cl गैस है परंतु CCl4 लिक्विड है। यहां पर आपको यदि रीजनिंग पूछी जाती है, करवाई जाती है आपसे कि CH3Cl तो गैस होती है पर CCl4 लिक्विड क्यों होता है, तो यहां पर आपको केवल मोलर मास से रिलेट करना है कि CCl4 हैज इनफ हायर मोलर मास टू हैव ग्रेटर वैंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। बट रिमेंबर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़कर हम इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माहौल में न चले जाएं कि हर जगह बस वही दिख रहा है हमें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ आई विल चेक, यदि किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए। Ether has partially negative oxygen. Ether has partially negative oxygen and the partially positive hydrogen is available in water molecule, इसलिए ether हाइड्रोजन के बॉन्ड वाटर के साथ बना लेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COOH फंक्शनल ग्रुप वाले, COOH फंक्शनल ग्रुप वाले। CH3COOH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है रेतु। डाइमर बनाने की बात भी तो कही थी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ओके क्लोरीन का एटॉमिक साइज लार्जर है बेटा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो केस है, नॉन कन्वेंशनल वाला एग्जांपल, वो मैं रखता हूं अभी आपके सामने। डोंट वरी। अभी तक के कुछ और पॉइंट्स। CH bond is not enough polar for hydrogen to form hydrogen bond. सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला। CH bond is not enough polar for hydrogen to have hydrogen bonding. डाइमराइज होना मतलब दो मॉलिक्यूल का एक यूनिट बना लेना, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करना। मोनोमर मतलब एक यूनिट, मर वर्ड का मतलब होता है यूनिट। डाइमर मतलब दो यूनिट मिलकर एक सिंगल यूनिट दिखेगी आपको। अमेय बेटा वो इंट्रा नहीं इंटरमॉलिक्यूलर है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ता है। शाश्वत ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। क्या अल्कोहल और ईथर को मिलाने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? आप लोग बताइए। ऑफ कोर्स होगी, यस। क्योंकि अल्कोहल में OH है और ईथर के पास पार्शियली नेगेटिव O है। ईथर के पास H नहीं है तो क्या हुआ? अल्कोहल के पास तो है ना, यस। सो आई सपोज इट्स ऑल वेरी सिंपल। अब तक की बातें आपको समझ में आ गई है, राइट? एक केस और, एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बता रहा हूं।
इसको आप केयरफुली देखिए। और इस एग्जाम्पल से पहले एक कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं इधर साइड में लिखता हूं। When two OH groups are present on the same carbon, it is not stable. It is not a stable state. क्योंकि जब एक कार्बन से जुड़े दो OH ग्रुप होते हैं उसके पास, तो ये रेडिली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक वाटर हटकर ऐसे वाले ग्रुप में। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। मैं अभी बॉन्डिंग में केवल इस छोटी सी बात को यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी कॉमन सी बात आपको कही जाएगी जो आप हमेशा कई जगह पर यूज भी करेंगे। अब मैं यहां पर कुछ इसके अगेंस्ट एक चीज होती है वो बता रहा हूं, ध्यान देना। एक क्लोरल करके केमिकल होता है which has the formula CCl3 CHO, और उसके अलावा एक इसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपसे एक बात कही है कि जो क्लास में चल रहे एग्जाम्पल है इनको तो एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखकर रखना है, रीड करना है, और इवन आपको जो बीच में क्वेश्चंस मैं देता हूं उनका भी आप क्वेश्चन एज वेल एज आंसर सिस्टमेटिकली इसी नोटबुक में लिख कर रखिए। जिससे क्या होगा, टॉपिक को आप रीड करेंगे जब भी, टेस्ट के पहले जैसे एक बार रिव्यू किया आपने टॉपिक, तो बार बार ये चीजें रीड करने में आएंगी और ये थ्योरी का पार्ट ही आप मानकर चलेंगे। तो किसी अननोन का फियर ना रखें, फियर आपको होना चाहिए नोन का, कि क्लास में जो चीज बताई है वो आपको याद है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि सारी चीजें जो क्लास में चल रही है क्वेश्चन इन्हीं में से निकाले जाते हैं। ओके फाइन, देखिएगा क्लोरल हाइड्रेट। बेटा क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CCl3 CHOOH। देखो जरा क्या हुआ, एक H2O जुड़ गया। ये क्लोरल हाइड्रेट ऑल्दो इसमें दो OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन है, बट it is stable due to intramolecular H bonding, और इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हम दिखाने जा रहे हैं वो क्लोरीन के साथ हो रही है, इसलिए मैंने यूज किया कि ये नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। एप्लीकेशन इसका कॉमनली नहीं आता है, इट्स वेरी रेयर टू बी आस्क्ड अबाउट दिस, बट यदि वो रेयरली भी पूछा जाता है तो अब आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल रख दिया है। ये इस एग्जाम्पल के अगेंस्ट है ये वाली बात, तो इसको स्टेबलाइज किसने किया? उसे स्टेबलाइज करने वाला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, राइट? और बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है ना इसमें, उसकी वजह से एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर।
और जब भी किसी स्ट्रक्चर में ऐसे रिंग बने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की वजह से, तो इसे किलेशन बोलते हैं। किलेशन एक वर्ड होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो इवन ये वर्ड भी पता होना चाहिए, किलेशन। किलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहां पर 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। आप देखिए, 2 कार्बन, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक H, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। सो जस्ट लुक एट दिस। Apurv, for what are you asking? Is benzene an example of what? Chelation. It is a cyclic molecule, but it is not a chelate molecule. Chelation particularly हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जब ऐसे रिंग बनती है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में भी ये टर्म यूज होती है, जो आप आगे स्टडी करेंगे। रिंग स्ट्रक्चर्स को वैसे किलेट स्ट्रक्चर्स बोला जा सकता है, पर वो एक सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इट हैज नथिंग वेरी स्पेशल बेंजीन में। तो बेंजीन की जो पहले बात मैंने बोली थी वो ये कही थी बेटा कि बेंजीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, परंतु बेंजीन के लिक्विड होने को कहीं आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कह दें, क्योंकि अभी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आपको देने वाला हूं। आज का होमवर्क मिलेगा आपको, जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड। तो वहां पर तो कई सब्सटेंसेस के लिक्विड होने और उनके कंपेरेबल किसी दूसरे के गैसियस होने का कारण हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएंगे, पर आपको केयरफुल रहना है। बेंजीन इज अ लिक्विड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ लिक्विड at room temperature, so they are not, all the liquids do not have hydrogen bonding. They may be liquid because of their strong interparticle forces due to high molar mass. यहां तक कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ऐसे सब्सटेंस तो सॉलिड भी हो सकते हैं, बस उनका मास ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा हो जाएंगे। वहां पर कोवेलेंट कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं। ओके, कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON के साथ होती है, दैट्स ऑल। वही हमें पढ़नी है, उसी पे फोकस्ड रहना है। ये तो केस मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजें आएंगी, तो आपको कहीं वहां पर वर्ड यूज किया जो जाएगा नॉन कन्वेंशनल, ये ना समझ में आए ऐसा ना हो जाए। फॉर दैट आई हैव मेड इट क्लियर। चलिए, तो आज अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक बार चेक कर लो फ्रॉम द बिगिनिंग। टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस के टाइप्स, 5 टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस। सभी किन के बीच में है, यह भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देन कम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव और FON पार्शली नेगेटिव हो, और हाइड्रोजन भी जो पार्शली पॉजिटिव होगा ये FON में से किसी के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, कौन कौन सी चीजों को ये अफेक्ट करता है, ये सब बातें हैं आपके सामने। और 3 फिर मैंने बहुत खास बातें आपको बताई है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काव्यांश इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर किलेशन। किलेशन वर्ड को लेकर क्यों रुक गया? किलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में किसी स्पेशलिटी से कोई बॉन्डिंग होकर जहां भी रिंग बनती है, और उसमें भी फिर रेस्ट्रिक्शन है, आगे चीजें आपको और क्लियर होगी कि 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए, और वो यदि
ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण है तो किलेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। उसकी और भी वजह होती है जो आप आगे स्टडी करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। आइस के बारे में मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर में वॉइड्स होती हैं। एल्कोहल्स और ईथर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर एच बॉन्डिंग ईथर्स में नहीं होती है। अगला पॉइंट, क्लोरल के बारे में बात हुई। ओके, so with this the topic hydrogen bonding and intermolecular forces is completed। अब आपको एक होमवर्क मिलेगा इतने टॉपिक पर बेस्ड, और आप अपने मॉड्यूल का भी नेक्स्ट बिगनर्स बॉक्स सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर बेस्ड नेक्स्ट बिगनर्स बॉक्स है आपका, उसे आप फिनिश करिएगा। बिगनर्स बॉक्सेस के डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको सेंड किए जा रहे हैं, तो आप वहां से चीजों को समझते जाएं, रिलेट करते जाएं, अपने डाउट्स क्लियर करते जाएं। जो होमवर्क मैं आपको अभी सेंड करूंगा वो अगले लेक्चर में डिस्कस होगा। बिगनर्स बॉक्स डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि उसके डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी आपसे शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे बेटा अगले लेक्चर में हम। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विल बी फेनोमेना रेजोनेंस। इस टॉपिक में हम एक रेजोनेंस फेनोमेना पढ़ेंगे, फिर स्पेशल बॉन्डिंग के केसेस आएंगे, एंड देन एट लास्ट वी शैल स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। So these many things are still left in the topic which will need around 6 lectures, 6 more lectures। तो करीब अगले 6 लेक्चर में हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पूरा होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा।